हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनबी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक कवर कर लिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। सो आज हमें करना है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आज से यहाँ से स्टार्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक, चलिए ये मैंने पिक्चर ड्रॉ कर ली हुई है। इसका मैं नेमिंग आपके सामने यहाँ पे करूँगी। बस मैंने पिक्चर यहाँ पे बस ड्रॉ करा था, पहले से करके रखा है। चलिए structurally it is divided into 3 parts. ओके, स्ट्रक्चरली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 में है सीकम, सेकेंड इज कोलोन, थर्ड इज रेक्टम। ओके, स्ट्रक्चरली ये 3 पार्ट में है, बट अभी जो हम आगे है ना, जैसे देखो यहाँ पे दिस पोर्शन इज, इसे बोलते हैं सीकम, CACUM। ओके, और ये पोर्शन ये कोलोन है। यहाँ से लेकर ये सारी की सारी पोर्शन हमारी कोलोन है। ठीक है, बट इसका अलग से दिया हुआ है। ये इसको भी इसके पोजीशन और इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका नेम कर दिया हुआ है। मीन्स पहला ये है असेंडिंग कोलोन। ओके, दिस इज ये है ट्रांसवर्स। कोलोन। ओके, इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ओके, एंड दिस इज सिग्मोइड कोलोन। ओके, और ये पोर्शन है हमारा एनल कनाल। ओके, और दिस इज एनल। ओके, चलिए ये पोर्शन समझ आ गया स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, तो ये जो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो एक डिजीज होती है ना अपेंडिक्स, किसी किसी की जो बोलता है कि अपेंडिक्स हो गया है, तो ये वाली पोर्शन है ना स्वेल हो जाती है उसमें। तो ये क्या करता है ना कि ये वाली पोर्शन स्वेल हो जाती है, तो किसी का अगर मॉडरेट होता है तो मेडिसिन से ठीक हो जाती है, बट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का अपेंडिक्स हो जाता है तो उसको ये क्या करता है, इसको कट कर सिजेरियन से हटा दिया जाता है। बिकॉज ये तो हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है ना, तो अगर ये हट भी जाए तो इससे हमारे फंक्शंस में, ऑर्गन के फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन किसे बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो पहले, जैसे पहले वाले हमारे जनरेशन में पहले वाले इवॉल्व हुए ना, तो उससे पहले हमारे मतलब हमारे जनरेशन में था, पिछले वाले लोगों में था, बट अभी हमारे में ये प्रेजेंट नहीं है। मतलब उनमें फंक्शनल था, बट हमारे में ये नॉन फंक्शनल हो गया। ठीक है, हमारे में इसका किसी काम का नहीं है, तो उसी को हम वेस्टिजियल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लो। ओके, हो गया, चलो अब हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए, नंबर 1 सीकम। सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्थ सीकम। ओके, मोस्ट
symbiotic microorganism for synthesis of vitamin K and some vitamin D B। ओके, कुछ विटामिन बी बोल रहा है। सीकम, सीकम वाली पोर्शन कौन है? ये वाली। यहाँ पे ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ना बेनिफिशियल होते हैं। वो क्या करता है, वो सिम्बायोटिक माइक्रो मीन्स क्या होता है? सिम्बायोटिक मीन्स दोनों के बीच का रिलेशन, दोनों के बीच में म्यूचुअली डिपेंडेंसी वाली रिलेशन। तो सिम्बायोटिक है जो हम पे डिपेंडेंट है, और उसके बाद ये होस्ट भी है, हम भी इससे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए फायदेमंद है। कैसे? ये विटामिन के की सिंथेसिस में और कुछ विटामिन डी होती है उनकी सिंथेसिस में हमें हेल्प करती है। जो ये सिंथेसिस करेगी तो इससे हमें बाहर एक्सटर्नली नहीं इंटरनली भी हमें इस जब विटामिन खाएंगे तो ये आराम से यहाँ पे सिंथेसिस कर देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बोल रहा है मेंटेन लोकल, ये है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सीकम के बारे में बोल रहा है। मेंटेन लोकल इम्यूनिटी, ये दोनों है ना, ये वाली और ये वाली, ये इसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, चलो मीन्स है सीकम होती है, सीकम वाले पोर्शन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो हमें विटामिन के की सिंथेसिस और कुछ विटामिन बी की सिंथेसिस में हेल्प करती है। और ये जो लोकल इम्यूनिटी होती है ना, उसको भी मेंटेन करके रखता है। हमारे बॉडी की लोकल इम्यूनिटी होती है, उसको भी हमारे से मेंटेन करके रखता है। चलिए, ओके। और ये तो बताइए आपको, यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती हैं। सो प्रेजेंट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती हैं। यहाँ पे देखो, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसकी कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। इसको मीन्स हटा भी दो, जैसे सेरोगेट करके हटा भी देते हैं ना वो, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो इससे कोई हमें पैनिक वाली मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके फ्यूचर में कोई ये नहीं है। चलिए, ठीक है, ये नोट कर लो आप। हो गया, चलो अब हमें पढ़ना है सेकंड क्या है? कोलन, कोलन है। ठीक है, it is divided into ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon। ठीक है, इसको हमने असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और ट्रांसवर्स कॉलम, सिग्मॉइड कॉलम में डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मॉइड कॉलम। ठीक है, समझ आ गया? इसका पोजीशन के अकॉर्डिंग, इसका अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग दिखाया है। असेंडिंग मीन्स क्या है कि ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगी, फिर ये वाली इधर आएगी, फिर इधर से यहाँ पे ये पोजीशन है कर्व से, तो उसको सिग्मॉइड कॉलम बोलते हैं। ठीक है, चलो
अब है चैम्बर। which give hostra which gives colon a segmented appearance। ओके, मैं बता रही हूँ देखिए क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है चैम्बर मीन्स ये जो एक चैम्बर बनी हुई है वो जो है ना ये जो इसका स्मॉल पाउच होते हैं हॉस्ट्रा है, विच गिव हॉस्ट्रा है कि स्मॉल पाउच है। हॉस्ट्रा है स्मॉल पाउच, ये हॉस्ट्रा है एक स्मॉल पाउच है विच गिव इस कोलोन। ये कोलोन का है ना, कोलोन को ना ये सेगमेंटेड जैसे कर्व ऐसे ऐसे नहीं बनी हुई है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये ऐसे ऐसे कर्व कर्व बनी हुई है, ये इसको सेगमेंटेड लेयर में फॉर्म करता है। इससे ना वो मतलब उसका बैलेंस जो वो हमारा जो जो खाने का बाद जाता है फूड इसके अंदर, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे स्टोर होगी तो ये फूड जाता है, तो ये ऐसे बैलेंस ऐसे ये ना ऐसे ये नहीं रहता है, क्या बोलते हैं, स्टेबल नहीं रहता है, ये थोड़ा सा ना ऐसे घूमता रहता है, ऐसे 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 होती रहती है, जिसकी वजह से खाना आराम से स्मूथली मूव करेगी ऐसे, जिसकी वजह से ये स्मूथली मूव करेगी जाएगी। जैसे हमारे इसमें पेरिस्टालिस मूवमेंट होती है ना इसोफेगस में, तो इसोफेगस इसमें तो पेरिस्टालिस नहीं है, लेकिन इसमें ये जो काइम और हॉस्ट्रा दिया हुआ है ना स्मॉल पाउच है, जो इसके सिगमेंटेड अपीयरेंस बना दिए हुए इस तरीके का, जैसे कर्व बना दिया हुआ है, कर्व मतलब होता है ना ये वाला फॉर्म बना दिया हुआ है, तो क्या बोलते हैं जिगजैग वाला फॉर्म बना दिया हुआ है। तो इस वाले फॉर्म की वजह से क्या है ये कि आराम से ये वही हमारा जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड है वो आराम से जाएगा, एकदम से स्मूथली जाएगी यहाँ से और इस साथ जाके रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। ये जो हमारा यहाँ पे मैंने रेक्टम लिखा नहीं है, रेक्टम होगा ना एक मिनट, ये वाली पोर्शन हमारी रेक्टम। ओके, यहाँ पे जाके सारा का सारा फूड हमारा स्टोर हो जाता है। चलिए समझ आ गया। अब देखो इसका मसल्स कैसा होता है, इसमें किस, आप खुद ही बताओ इसमें किस तरीके का मसल्स होगा, स्केलेटन होगी, स्मूथ होगी और कार्डिक होगी। कार्डिक तब सोच ही नहीं सकते, कार्डिक तो बस और बस किस में होती है, हार्ट में होती है, तो बची कौन सी, स्केलेटन और स्मूथ। अब बताओ ये हमारा विसरल ऑर्गन में है, तो विसरल ऑर्गन में कार्डिक स्केलेटन मसल्स तो होती नहीं है, तो ये कौन से मसल्स होगा, बस और बस इसमें स्मूथ मसल्स होती है। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ओके, स्मूथ मसल्स की बने होते हैं, स्मूथ मसल्स में ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों के बने होते हैं। इज नॉट हो गया। अब हमारा थर्ड है रेक्टम। रेक्टम रेक्टम है it is a portion of small large intestine. It is a portion of large intestine where undigested food get
2, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है जो स्टोर होता है, ठीक है। चलो, इसी को हम रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारा स्टोर होता है, ठीक है। टेम्परेरी, परमानेंटली नहीं होता है, ये भी लिख लो, बिकॉज टेम्परेरी। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। चलो, अब है एक एनल कनाल। जो हमारी एनल कनाल होती है ना, ये वाली पोर्शन जो मैंने बताई है, ये हमारी एनस है, ये वाली एनल कनाल, ये वाली पोर्शन है, ये वाली, हाँ। तो यहाँ पे स्पिंचर होती है, ठीक है। स्पिंचर का मतलब क्या हुआ, लाइक डोर, जो उसको स्टोर, मतलब किसी भी चीज़ को ना, अब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे स्टोर हो गया, इसको कवर करके रखेगा। डोर के जैसे स्पिंचर डोर के जैसे काम करता है। जैसे हम लोग गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंचर है, पाइलोरिक स्पिंचर वो पढ़ा था ना हमने, तो ये स्पिंचर होती है। तो वो स्पिंचर कैसा होता है, ठीक है, एलिमेंट्री। ये एनल कनाल में, एनल कनाल में स्पिंचर प्रेजेंट होती है। वो स्पिंचर दो तरीके का होता है, एक होता है जो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। मतलब दो स्पिंचर है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल जो है वो इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है। एक्सटर्नल जो है वॉलेंट्री है, ओके। इंटरनल जो है दो स्पिंचर होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्पिंचर है जैसे ही आपका क्या बोलते हैं इरेक्टम में फुल हो जाएगा तो वो खुद ब खुद खुल जाता है, और खुद ब खुद खुल के सारे के सारे अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो हमारी है वो एनल कनाल में आ जाएगी। बट जो उसके बाद क्या होता है ना कि एक्सटर्नल का हम ये डिपेंडेंट है, एक्सटर्नल है हम पे डिपेंड है कि अगर हमें मान लो कि आपको अगर पॉटी जाना है, अगर आप उसको रोक के रखते हो ना तो वो हम पे डिपेंडेंट है। तो ये है कि हम जब मर्जी चाहे हम उसको खोलते हैं, बट इंटरनल पहले से खुल जाता है। जैसे ही एक्स्ट्रा लोडेड हो जाएगी रेक्टम, जो उसे टेम्परेरी स्टोरेज होती है, अब इसमें एक्स्ट्रा लोडेड हो जाएगी तो खुद ब खुद वो इंटरनल स्पिंचर खुल जाएगा और सारा का सारा एनल कनाल में आ जाएगा, जिससे हमें क्या बोलते हैं पता चल जाता है कि हमें अब वॉशरूम जाना है। तो वॉशरूम जाने का ये लग जाता है, तो फिर उसके बाद हमें कभी कभी होता है ना इमरजेंसी में हम उसको रोक के भी रखते हैं, तो ये एक्सटर्नल कनाल स्पिंचर की वजह से होता है। इंटरनल स्पिंचर तो ऑलवेज ओपन होता है, मीन्स जब ऑलवेज ओपन का मतलब है जब जैसे ही फुल हो जाएगी खुल जाएगी। बट एक्सटर्नल स्पिंच ये जो है यहाँ पे जो एनएस के पास होगा तो वो हम पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री का मतलब है जिसको हम डिपेंड मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब ऑटोमेटिकली, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब देखो एक होता है क्या, एक मिनट यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे आ जाना चाहिए बट नोट करो, यहाँ पे नोट कर ही लो बिकॉज उसके बाद हम एलिमेंट्री वॉल पढ़ेंगे, सो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। देख नोट्स है, एक एक्स्ट्रा नोट करके लिख देना, यहाँ पे नोट लेना, हमें पता होना चाहिए ना अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो जो लैंग्वेज, ठीक है। एक होता है हेमोरॉइड, ठीक है, हेमोरॉइड होता है, ठीक है। हेमोरॉइड का मतलब होता है, इसको लोकल लैंग्वेज में पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स कैसे होती है, पाइल्स कैसे हो जाती है, ये होती है, यहाँ पे हो जाएगा enlargement of rectal vein। रेक्टल वेन होती है ना, रेक्टस के रेक्टम की जो वेन होती है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है ड्यू टू, ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन। चलो समझ आ गया।
ये है जो इनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन। रेक्टल वेन का जो वेन मतलब वो नर्व्स, ये नर्व्स है ना जो रेक्टल वेन, रेक्टल वेन का जो इनलार्जमेंट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फुट स्वेल हो जाता है ड्यू टू क्यों, क्योंकि प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, मतलब बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन होते जा रहा है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। मीन्स एक बार हुआ चलो ठीक है, दूसरी बार ठीक है, बट आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसका, इसी की वजह से वो हमारा अंदर ना स्वेल हो जाता है। बिकॉज वो किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ यूज़ करो तो वो प्लास्टिक के जैसे कि मतलब लेवल मान लो एक रबड़ है तो उस रबड़ का आप बार बार ये करो तो वो उसमें से तो नॉन लिविंग थिंग से तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस इनलार्ज होकर रह जाती है। बट ये तो हम ह्यूमन बींग है ना, ह्यूमन बींग है तो ये हमारा तो सारा का सारा ऑर्गन है, सो है ब्लड वेसल से कंट्रोल्ड है, ब्लड नर्व्स है। तो ब्लड वेसल जैसे ही ये एक्स्ट्रा अगर कोई भी ब्लड जैसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, जैसे छोटा सा पोर्शन है उसको बढ़ाएंगे तो वहाँ पे ऑर्गन फट जाएगा ना, तो उससे ब्लीडिंग होने लगेगी। तो वही बता रहा है, तो वहाँ पे इनलार्जमेंट हो जाता है रेक्टल वेन से, ब्लीडिंग होने लगती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये पाइल्स हो जाती है। ठीक है, इसीलिए बोलता है कि हमेशा कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये हमें काफ़ी आगे जाके बहुत प्रॉब्लम कर देती है। चलिए ये नोट करिए। फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, चलो ओके। सो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो गया था, हमने लार्ज इंटेस्टाइन तक कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हमें पढ़ना है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के वॉल के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो ये मैंने पिक्चर ड्रॉ कर रखा है, अब मैं आपको नेमिंग करके बताती हूँ। ठीक है, सबसे वाला आउटर वॉल किसको क्या बोलते हैं? आउटर वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल मीन्स सेरोसा, सेरोसा। एंड ये वो दोनों वॉल जो है, ये दोनों इसको साथ में बोलते हैं मस्क्यूलैरिस, ये दोनों साथ में मस्क्यूलैरिस है, जिसमें ये वाला जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये एरो, हाँ ये है आउटर मस्क्यूलैरिस, ये आउटर है, और ये जो दिख रहा है आपको ये वाला ये इनर है। ठीक है, चलो समझ आ गया, बड़ा बड़ा लिख लीजिए इनर है। ठीक है, ये हो गया। एंड दिस पोर्शन इज सबम्यूकोसा, ये हो गया सबम्यूकोसा। एंड दिस इज ये वाला पोर्शन, ये म्यूकोसा। एंड ये वाला जो पोर्शन है ल्यूमेन। ठीक है, समझ आ गया। आउटर वॉल ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं सेरोसा। एंड उसके बाद है जो मस्क्यूलैरिस है, जिसमें एक आउटर मस्क्यूलैरिस होता है, एक इनर मस्क्यूलैरिस होता है। ओके, और इसके बाद ये है सब म्यूकोसल है, ये वाला पोर्शन है सब म्यूकोसा, दिस इज म्यूकोसा एंड इट्स द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज ल्यूमेन। ओके, चलिए यहाँ तक नोट कर लो। हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने दो दो डॉट लगाए, ये वाला ये क्या है? सेम है, इसको क्या बोलते हैं? और इसको दिस इज मायंटेरिक, मायंटेरिक और बैक प्लेक्सस, प्लेक्सस होता है ना वो है। ठीक है, ये है सबम्यूकोसम और मीजलम।
प्लेक्सस। चलो इसका फंक्शन ये लिख लो, ये क्या करता है, कंट्रोल पेरिस्टालिस। पेरिस्टालिस मूवमेंट होती है ना इसोफेगस में, उसको कंट्रोल करते हैं। हाँ ठीक, ये सबम्यूकोसल है। सबम्यूकोसल क्या होता है, ब्रूनस ग्लैंड में, ब्रूनस ग्लैंड में जो सबम्यूकोसल ग्लैंड ये है और मीजनल, ये सबम्यूकोसल पोर्शन में है, इसलिए इसको हम सबम्यूकोसल लिखे हैं, ठीक है। और ये जो है इसको दूसरा नाम इसको मीजनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जैसे इसको दूसरे माइंटिक बोलते हैं और बैक बोलते हैं, वैसे ही माइंटिक और है ये, ठीक है। यहाँ के लिए और है माइंटिक और बैक प्लेक्सस, ठीक है। और ये सबम्यूकोसल ग्लैंड, इसका थोड़ा बड़ा है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। चल ये नोट हो गया, चल हो गया, चल wall of elementary canal is from esophagus to rectum। विजिबल है ना, साइज का मैं बोलती हूँ। रेक्टम कॉजल 4 लेयर, ओके। 4 लेयर पोजेस करता है। नंबर 1 सिरोसा, बी मस्क्यूलारिस, थर्ड सबम्यूकोसा, 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 फोर्थ इज म्यूकोसा। चलिए ये तो पता है, जैसे जैसे लेयर है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। ये मैंने, ये सबसे आउटर है, ये आउटर मोस्ट होगा, इसके बाद ये इनर मोस्ट होगा, ठीक है। ये आउटर मोस्ट है और ये इनर मोस्ट है, जैसे जैसे है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। चलिए हो गया, चल अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सेरोसा, नंबर 1 सिरोसा, इसका जो हमने पहले पढ़ा, ये आउटर मोस्ट है लेयर,
of alimentary canal. It is made up of mesothelium. मेसोथीलियम किसे बोलते हैं? यह है एपिथेलियम ऑफ विजुअल ऑर्गन। ठीक है, विजुअल ऑर्गन के एपिथेलियम को हम मेसोथीलियम बोलते हैं। ठीक है, mesothelium with some connective tissue। कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होती है ना, चल नोट कर लो और हो जाए। तो इसका और एक लिख लो, विजुअल ऑर्गन किसे बोलते हैं, ये भी लिख लो। फिर अगर कहीं कंफ्यूज हो गया तो फिर ये लाइन विजुअल है ना, इतना साइज। चलो दिख रहा है, ये साइज दिख रहा है। चलो विजुअल ऑर्गन लिखते हैं। होता है सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडीज। हमारी बॉडी के जितने भी सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन है ना, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गई, जो सॉफ्ट है ओके, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, वो वाला वो कौन से ऑर्गन में आता है, वो हमारा विजुअल ऑर्गन में आता है। दो तरीके का होता है, एक एब्डोमिनल पोर्शन, होता है, एक विजुअल पोर्शन होता है। ठीक है, तो एब्डोमिनल पोर्शन होता है ना, जो ये हमारा जो थोरैसिक कैविटी होती है, उसके ऊपर वाली पोर्शन को हम एब्डोमिनल बोलते हैं। और उससे नीचे जैसे डायफ्राम है ना, डायफ्राम तक के पोर्शन को एब्डोमिनल बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी के नीचे ऊपर तक। और थोरैसिक कैविटी के नीचे जैसे जाते हैं तो विजुअल ऑर्गन में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो बोल रहे हैं सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडीज। बॉडी है लाइक, अब लाइक आप सब लिख दो, लंग्स, हार्ट, एक्सेट्रा। बहुत सारे जो होंगे, किडनी होंगी, ये सब हमारा क्या होगा, विजुअल ऑर्गन में आएगा। ठीक है, चल ओके। सेकंड पढ़ना है हमें मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस, ठीक है। इसका मैंने क्या बताया था, एक आउटर पोर्शन होता है और एक इनर पोर्शन होता है। ठीक है, सो इसका एक है जो आउटर, नंबर 1 में है आउटर, ए कर लो और कौन टू था ना, आउटर है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल, आउटर का जो लॉन्गिट्यूडनल शेप का होता है। ठीक है, इनर जो होता है सर्कुलर। आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, इनर सर्कुलर होता है। ये दोनों मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। मस्कुलर तो है ही, मस्कुलर में स्मूथ मसल इसका बनाता है। ठीक है, चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट, एक आपने और पढ़ा होगा ओब्लिक मसल। ठीक है,
ये आउटर इनर, उसके साथ साथ एक और ओब्लिक पड़ा होगा जो बस और बस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, तो वो भी लिख लो, यहाँ नोट करके लिख लेना। नोट ओब्लिक, ठीक है, ओब्लिक मसल ये होता है हमारा प्रेजेंट इन स्टमक, ये स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है देखिए, ओब्लिक है। अब आप ओब्लिक कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये वाला भी देख लो। ओब्लिक जब आती है ना तब ये इनर वाला जो सर्कुलर है इसके भी अंदर आ जाती है। ठीक है, ओब्लिक जैसे ये दोनों तो पहले से ही है ना, ये वाला आउटर लॉन्गिट्यूडल और इनर सर्कुलर, ये तो सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल के इसोफेगस से रेक्टम तक है। बट जैसे ही ओब्लिक वाली आएगी, ओब्लिक बस स्टमक में प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन स्टमक, तो बस और बस ये होता है स्टमक में प्रेजेंट होता है, तो स्टमक की जो ये पोर्शन है, इनर पोर्शन है, उसके अंदर भी आ जाती है, उसके नीचे पोर्शन में लगती है। सो इसका अरेंजमेंट हो जाता है, अरेंजमेंट ठीक है, अरेंजमेंट है। इसका आउटर हो जाएगा एक इनर हो जाए, एक मिडिल हो जाएगा। अब ये वाला मिडिल भी बन गया ना, एक नीचे आ गया तो, और एक इनर हो जाएगा। ओके, चलो अब आउटर में तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगी। आउटर में हमारी लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगी। इनर में क्या आ गया, ये मिडिल में क्या आ गया, सर्कुलर। अब मिडिल में हमारी सर्कुलर हो गई ना, सर्कुलर। ओके, एंड द इनर इज ऑब्लिक। चलिए, इनर में हमारी ऑब्लिक आ गई। ठीक है, ओके। अभी देखो ये जो आउटर इनर है ना, आप इसको ऐसे याद कर लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्या है ये, OLIC, मैंने ऐसे ही लर्न किया था, अगर आपको लगे तो कर लेना। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं मतलब मेरा खुद का है ये, मैं इसको ओ लिख करके याद कर लो, शॉर्ट फॉर्म में ना ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। OLIC, O मीन्स आउटर और I मीन्स इनर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेशन मतलब मेरा है ये, वो रिप्रेजेंटेशन फॉर लर्निंग। ओके, रिमेम्बर करने के लिए, फॉर लर्निंग। ठीक है, इसका है OLIC। ठीक है, जैसे ओलिक, जैसे शॉर्ट फॉर्म से ना हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो जैसे ओलिक है तो ओलिक वाला याद करो। जैसे मैं O मतलब आउटर, L मतलब लॉन्गिट्यूडनल, I मतलब इनर और C मतलब सर्कुलर। ठीक है, चलिए ये मेरा है तो इसको ये ऐसे इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट आएंगे ये शॉर्ट ट्रिक ना, जो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। चलिए ये मैं यहाँ पे लिखूँ ना, समझ आ जाएगा कि O मतलब आउटर, और ये लिख देती हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रिप्रेजेंटेशन का है ये, यहाँ तक चलो। O मतलब आउटर, L मीन्स longitudinal, L मीन्स longitudinal, ओके, I मीन्स inner and C मीन्स circular। चलो समझ आ गया। चलिए ये बाहर है, इम्पॉर्टेंट है, प्लीज नोट। चलिए हो गया, अच्छा ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स ना हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स जो बनाते हैं ना उसको शॉर्ट ट्रिक्स में रिमेम्बर करके रखा गया, भूलते नहीं है कभी। जैसे मैंने इसको 12th में ही याद किया, 11th में ही याद किया था, जैसे उसी टाइम से मुझे अभी तक याद है ये ओलिक वाला। चलिए थर्ड इज सब म्यूकोसा। चलिए सब म्यूकोसा है थर्ड। It is
made up of loose connective tissue. ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना था, लूज कनेक्टिव टिश्यूज विथ नर्व्स। सबसे इनर मोस्ट लेयर है, तो इनर मोस्ट लेयर तो इसमें नर्व्स तो होंगी ना, नर्व्स, ब्लड वेसल वगैरह। चलो, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, सेरोसा है जो बना होता है लूज कनेक्टिव, सेरोसा इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज विथ नर्व्स। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैंने बताया था, डियोडनम में एक ग्लैंड, डियोडनम में एक ग्लैंड पाई जाती है, वो कौन से लेयर में पाई जाती है, सबम्यूकोसल ग्लैंड में। कौन सी ग्लैंड है वो, कौन सी है, ब्रूडर्स ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनस ग्लैंड, ब्रूनस ग्लैंड है जो होती है प्रेजेंट इन सब म्यूकोसल लेयर ऑफ डियोडेनम। ओके, चलिए, ओके, समझ आ गया। ये सेरोसा है जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, लूज वाली कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उसमें कुछ, उसमें नर्व्स भी होते हैं। अब है उसमें एक सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनस डियोडेनम के सब म्यूकोसल ग्लैंड में हम सब म्यूकोसल लेयर में एक ग्लैंड पढ़े थे, उस ग्लैंड का नाम है डियोडेनम। ठीक है, अब हमारा लास्ट है फोर्थ क्या होगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद म्यूकोसा। म्यूकोसा, म्यूकोसा क्या है, it is the innermost layer, innermost layer, innermost layer है, it is made up of epithelium, ये इपिथेलियम का बना होता है। ठीक है, चलिए, और एक लास्ट में हमने पढ़ा क्या था, वो था ल्यूमेन। ल्यूमेन वाला पोर्शन है तो वो कनाल है। ठीक है, जैसे अब होल होंगी ना, ये तो लेयर थी, और लेयर के बाद जो हमने पढ़ा था ये वाला, ये ऐसे करके पोर्शन जो था, हाँ, और उसके ऐसे, इसके बाद इसमें ऐसे ऐसे वाली पोर्शन जो थी, ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है ना, इसके ये कनाल है, ये होल रहता है, जैसे सिलेंडर बॉल हमारी ट्यूब होती है ना, वैसी ट्यूब होती है ये। ठीक है, पाइप, पाइप जैसी होती है, तो वही पाइप होती है, ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन के जिसके थ्रू आपका सारा प्रोसेस, खाना आएगा जाएगा, सब प्रोसेस होगी। चलिए, ठीक है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल का ओवरव्यू यहाँ तक हो गया। चलिए, एलिमेंट्री कैनाल हमारी वो ख़त्म हो गई। ठीक, चलो नोट कर लो, ये ओवरव्यू है, नहीं है ना, ये तो ब्रीफ पढ़ा है हमने। चलो ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल वो ख़त्म हो गया हमारा। इसमें स्पेस नहीं है, एक और लाइन लिखना है, लिख लो, मैं लिखवा दे रही, इसी का है। ठीक है, RUGAE, रुगे, ये प्रेजेंट किसमें होता है, इन स्टमक, ये म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड विलाई, जो हमने पढ़ा है ना, विलाई जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, किसमें होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, समझ आया, नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया था, तो चलिए
उसके बाद हमने पढ़ा था 2 प्लेक्सस, ठीक है, उसके बाद हम कुछ पढ़ लेते हैं। नंबर 1 क्या पढ़ा था? मायोट्रिक और अर्बैक प्लेक्सस, ठीक है। चल, ये क्या करता है? ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये है जो इट प्रिंसिपली regulate the peristaltic movement of bowel, ठीक। जो खाना होता है ना, जो हमारे इसोफेगस से स्टमक तक आता है, तो इसोफेगस में हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ना, तो वो हमारा ये मायोटिक और अर्बैक प्लेक्सस के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, ठीक है, समझ गए। ये प्रिंसिपली रेगुलेट द मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ बबल। बबल का जो खाना है, खाने को रेगुलेट करता है, कम उसकी जो जिस हमारा इसोफेगस है उसमें मूवमेंट होती है, जिसके प्रोसेस से वो खाना ऊपर से नीचे आता है, तो वो मूवमेंट होती रहती है ना, उसी मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जो खाना, जो बोबल, जो हम मुंह में खाना, मतलब जो हमारा बक्कल कैविटी में खाना च्युइंग हो जाता है, च्युइंग होने का बोलस फॉर्म होता है, उस बोलस को हम बहुत ही वोबल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब सेकेंड, सबम्यूकोसल आ जाएगा। क्या था? मीजनस एंड सबम्यूकोसल, इसका मतलब है ना कि और ये या ये, सबम्यूकोसल दोनों इसका नेम है। म्यूकोसल इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये म्यूकोसल, सबम्यूकोसल इसको सबम्यूकोसल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सबम्यूकोसल रीजन में प्रेजेंट होता है, इसके लिए, ठीक है। It regulates the configuration of organs, कन्फिगरेशन ऑफ ग्लैंड्स, यहाँ से ग्लैंड्स रिलीज होती है, कन्फिगरेशन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। देखो रेगुलेट करता है द कन्फिगरेशन ऑफ द ग्लैंड्स, और उसके बाद टू रिलीज, ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है? टू रिलीज एंजाइम्स, ओके, दिख रहा है। चलिए अब है इसे भी देखो, इट ऑल्सो रेगुलेट लोकल ब्लड फ्लो, मीन्स ये क्या लिखा हुआ? इट ऑल्सो रेगुलेट लोकल ब्लड फ्लो। लोकल ब्लड फ्लो का मतलब हुआ जैसे ब्लड फ्लो होती रहती है तो उसका पूरा कंट्रोल तो हमारे हार्ट में है, एक्सक्यूज मी, ओके, ठीक है। सो मैं बता रही थी कि इट ऑल्सो रेगुलेट लोकल ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो का जो कंट्रोल है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होगा, लो होगा, कैसे फ्लो करेगी, ये तो हमारे हार्ट के अंदर कंट्रोल में आती है। बट यहाँ पे लोकल ब्लड फ्लो से आप क्या समझते हो? जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा ये इस पेरिस्टालिस ऑर्गन से सारा का सारा प्रोसेस, ये वाला जो हमारा वॉल ऑफ एलिमेंटिक नाल में हमारा फंक्शन डाइजेशन का हो रहा है, तो यहाँ तक आ गई। लास्ट वाली जो पोर्शन है, जो
मेजनर जैसे सब म्यूकोसल में आएगी, सब म्यूकोसल के बाद हमारा म्यूकोसल है। म्यूकोसल में ही हमारे सारे के सारे ब्लड फ्लो, ब्लड सेल्स होते हैं और नर्व सेल्स होते हैं। तो उसके थ्रू पास करने के लिए लोकल मतलब टेम्परेरी, कि वहाँ पे कंट्रोल, हर चीज़ का एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है ना, तो इन्होंने अपने पास एक टेम्परेरी सोल्यूशन लिखा है। बिकॉज वो उस टाइम एट ए टाइम एग्जैक्ट अगर सेम टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल, मतलब लो हो जाएगी तो उसको थोड़ा मैनेज कर देगा, और हाई होगी तो उसको नॉर्मल सिचुएशन पे, नॉर्मल कंडीशन पे ले आएगा। वही वाली कंट्रोल ये भी करती है। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं तो पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। हो गया, चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? चूज द इनकरेक्ट मैच। चूज द इनकरेक्ट मैच। ओके, ए, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या लिखा हुआ है? एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलो ठीक है, बी ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस का दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ओके, एक मिनट में, चलो अब है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड sugar starch, fat and amino acid। स्टमक, इसका दिया हुआ है मैकेनिकल एंड some chemical digestion of food। चलिए ठीक है, एक्सक्यूज मी, समझ आ गया? चलो ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए। देखो क्या बोल रहा है, हमें इनकरेक्ट देखना है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ अंडरलाइन करेंगे? इनकरेक्ट पे। हमें करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, अब पढ़ो। स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होता ही है। अभी आपको नहीं पढ़ना, जब हम डाइजेशन का जो एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है।
बट यहाँ तक एग्जैक्टली आपको आंसर इसमें से एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हो, जैसे हमने अभी पढ़ा है ना। तो ये चलो ये आपको नहीं पता है, छोड़ो इसको। दूसरा इसोफेगस, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ये तो हमने पढ़ा है ना कि इसोफेगस क्या करता है, वो फूड को माउथ से मीन्स बकल कैविटी से लेकर आएगा और स्टमक तक उसे छोड़ेगी, कार्डिक रीजन में आके ये फूड स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन, आज पढ़ा हमने, एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिखी हुई है, देखो एब्जॉर्प्शन है, ये होता है कुछ का होता है। अब सेकंड देखो कहाँ किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन बोल रहा है, अनडाइजेस्टेड शुगर, स्टार्च। स्टार्च दिया हुआ है, देखिए स्टार्च किससे है, हमें हमारे में स्टार्च हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। स्टार्च तो हम कभी भी किसी भी जन्म में नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं ना। स्टार्च कौन डाइजेस्ट करता है, स्टार्च हमारा प्लांट्स मतलब वो काउज जो हर्बीवोर्स है वो ये डाइजेस्ट कर सकती है, बट हमारे पास वो स्टार्च डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। ये हो गया। अब बोल रहे अनडाइजेस्टेड फूड को हम ये अगर मान लो स्टार्च ना भी दिया तभी भी ये रॉन्ग होगी प्रोसेस। क्यों, क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को हम ये क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब क्यों करेंगे जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं, इसको हम स्टोर करता है ना रेक्टम में, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में स्टोर करता है, स्टोर करके टेम्पररी, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वो हम इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये वाली समझ आ गई आपको। हाँ अब देखो ये स्टमक मैकेनिकल एंड सम केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ये तो पता ही है आपको। ये वाली आपको पता थी। चलिए और ये हमारे 4 दिया है जिसमें से आपको इसोफेगस और स्टमक के बारे में पता है, इसके बारे में भी हमने आज पढ़ा। और ये अगर आपको नहीं पता है तो आप एलिमिनेट करके ये वाला जो आपको पूरा पक्के से पता है कि ये वाला रॉन्ग होगा, तो आपको ये तो समझ आ जाएगा ना कि ये वाली राइट होगी, बिकॉज MCQs में एक ही रॉन्ग होती हैं तो जनरली। तो ये वाली आपको जनरल एकदम 100% पता है कि ये रॉन्ग है, तब इसी पर टिक लगाओगे। ऊपर वाला हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं जब हम यहाँ पढ़े हुए उस क्वेश्चन के बारे में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बिकॉज अभी हमने ये वाला नहीं पढ़ा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन है। चलिए चलो हो गया। एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि वो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस, उसमें और कुछ नहीं होता है। उसमें अगर आपको एक ऑप्शन जो नहीं भी पढ़ा वो दे दे तो उसमें कोई पैनिक करने वाली चीज़ नहीं होती है। आप उसको बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे और दिमाग लगाकर तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्टमक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पिछले वाला वीडियो देखिए, उसमें स्टमक में सारा मैंने बताया है कि कैसे कैसे करके कहाँ पे कौन सा डाइजेशन का, ये स्टमक का कौन सा लेयर भी मैंने बताया था ना, मैकेनिकल प्रोसेस, और इसोफेगस का कि इसोफेगस कहाँ से कहाँ होता है। तो आप बैक वाला पीछे वाला लेक्चर देखोगे तो इसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, चलो क्वेश्चन नंबर 2, which of the alimentary canal contain nerves and blood vessel, okay, mucosa, serosa, submucosa, and muscularis। देखो
पूछ रहा है कि विच ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल और नर्व्स कौन कंटेन करता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा था। बताओ। ब्लड, देखिए ब्लड विच ऑफ द, ये ब्लड और नर्व्स हमारा सब कौन सा लेयर कंटेन करता है एलिमेंट्री कैनाल का? वो हमारी थी सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा वाली है ना, जो ब्लड और नर्व, ब्लड वेसल्स और नर्व्स कंटेन करती हैं। ठीक, चलो लिखो। मैं थर्ड क्वेश्चन लिखती हूँ, मैं साइड में हूँ, आप नोट करो। चलो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे लिख रही हूँ। थर्ड, which of the following is not a part of large intestine? ठीक है, A rectum, B cecum, C ileum, D colon। ओके, चलिए फर्स्ट वाला नोट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट, नॉट, ये वाला सबसे पहले देखो, नॉट द पार्ट, पार्ट नहीं है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है? रेक्टम है हमारा, सीकम है, फर्स्ट पार्ट ही है ये। इलियम, इलियम किसका पार्ट होता है बताओ? इलियम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट होती है ना, डियोडनम, जेजुनम, हर लार्ज पोर्शन इलियम। इलियम जो होती है वो रेक्टम के दोनों के आसपास, मतलब होती है, सीकम इलियम है, सीकम दोनों एक दूसरे के आसपास होती है, बट ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और ये सीकम जो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, सेकंड कोलोन, एंड देन थर्ड इज रेक्टम। कोलोन का 4 पार्ट होता है, इस असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, उसी का होता है ना। चलो नोट करो। ओके, तो हो गया, आज यही तो क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन किए हमने। तो आज हमने पढ़ा सारा जो एलिमेंट्री कैनाल का, जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद पढ़ा हमने वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल करके हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, सो आज हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल वाली लास्ट टॉपिक थी, उसमें अब बस एक बचता है कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाई वाला है, वो मैं कल पढ़ाऊँगी, और उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, समझ आ गया? ओके, चलिए फिर, तो थैंक यू। ये लाइन है ना मेरी, हो जाएगी धीरे धीरे ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो इसको इग्नोर करके ही चलना अभी। थैंक यू। चलिए हो गया आज का लेक्चर। चलिए ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलो बाय।